हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करेंगे हमारे साइकोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, जो कि यूनिट 6 से लिया गया है। तो यूनिट 6 है जो हमारी साइकोलॉजी के अंदर, उसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारा आ जाता है थ्योरीज। ठीक है, तो ये थ्योरीज तो आपको पता ही है कि भाई कोई भी जो रिसर्चर होता है उसकी अपनी अलग ही थ्योरी होती है। तो थ्योरी के अंदर इन्होंने कुछ हमारी चीजें बताई हैं। तो थ्योरी में हमारी जो चीजें इसमें मेनली देखी जाएंगी, हमारे अलग अलग रिसर्चर के अकॉर्डिंग भी हम थ्योरी को देखते हैं। और थ्योरी जो है उसमें हमारे जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में जिक्र किया जाता है। अभी उसकी ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, यानी कि वो जो रिसर्चर होता है उसके द्वारा बनाए गए जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस इसके अंदर करते हैं। ठीक है, तो थ्योरी के अंदर इन्होंने बताया देयर आर नंबर ऑफ अप्रोच फॉर स्टडिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट, देयर आर सेवरल थ्योरीज, सेट प्रिंसिपल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट have been developed in the explained personality difference. Some focus upon the internal growth of personality, other are based on the effect of one external environment, and still other emphasize personal experience and growth of self image. तो ये बहुत ही लंबा है, कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है, सब जगह कॉमाज ही थे, तो बहुत लंबा हमारा सेंटेंस है। तो इसको एक एक करके थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पे फुल स्टॉप पे रुकेंगे। तो इन्होंने बताया है कि देर आर नंबर ऑफ अप्रोच स्टडिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है ना, यानी कि इंसान जो होता है उसका जो किसी भी तरीके का डेवलप होता है, यानी कि जो विकास होता है, तो उसको स्टडी करने के लिए, यानी कि उसका जो ध्यान होता है उसके लिए बहुत से क्या है, बहुत ही अप्रोच है, यानी कि बहुत ही मतलब कि दृष्टिकोण हम जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही अप्रोच है। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए बहुत ही अप्रोच हमारी है। और इसके अंदर सेवरल थ्योरी और सेट प्रिंसिपल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इसमें जो है यानी कि किसी की पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होता है उसके बहुत सारे सिद्धांत भी हैं और नियम भी हैं, यानी कि प्रिंसिपल भी हैं, और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना उसकी थ्योरीज भी है बहुत सारी, और बहुत सारे सिद्धांत भी इसके पाए जाते हैं। ठीक है, विच हैव बीन डेवलप्ड इन एक्सप्लेन पर्सनैलिटी डिफरेंट। तो इसमें जो पर्सनैलिटी के अलग अलग जो चीजें होती हैं, यानी कि डिफरेंस होते हैं जो पर्सनैलिटी के अंदर, तो उन क्या क्या करना है उसको जो है एक्सप्लेन करने के लिए सारी की सारी चीजें क्या है, ये डेवलप की गई हैं। इन चीजों को, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो चीजें होती है ना, उनको एक्सप्लेन करने के लिए ही ये डेवलप किए गए हैं। ये सिद्धांत जो हैं ये हमारे बनाए गए हैं, जो कि अलग अलग हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जो हमारी अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, अलग अलग चीजें जो हमारी होती है उनको डेवलप करने के लिए इनको विकसित, ये जो है इनकी जो व्याख्या है या फिर इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारा डेवलप किया गया है, कि बिल्कुल उसको खोल करके बताया गया है उसके अंदर। सम फोकस अपॉन द इंटरनल ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। तो वही कुछ जो हमारे सिद्धांत हैं, ठीक है, तो कुछ हमारे जो भी सिद्धांत हैं व्यक्ति के, तो अदर आर बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ वंस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड स्टिल अदर एम्फेसाइज पर्सनल एक्सपीरियंस। तो वही इन्होंने बताया कि कुछ हमारे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं हमारी पर्सनैलिटी के, तो वो हमारी इंटरनल जो हमारी रहती है, यानी कि इंटरनल में आ जाती है, जो हमारी इंटरनल ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी होती है। तो इसके अंदर हमारा जो इंटरनल ग्रोथ के अंदर, यानी कि आंतरिक विकास जो होता है ना, उसके ऊपर ये हमारी डिपेंड करती हैं। और कुछ होती है हमारी एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसके ऊपर भी ये हमारी थोड़ी सी डिपेंड रहती हैं। तो इसमें जो भी कुछ हमारे जो जैसे कि पर्सनल जो हमारे एक्सपीरियंस एंड ग्रोथ ऑफ सेल्फ इमेज, तो ये हमारे यानी कि हमारे जो इंटरनल डेवलपमेंट है उस पर ये हमारी केंद्रित होती है। बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो उससे भी ये उसका भी इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता है। और कुछ हमारी जो पर्सनैलिटी के जो एक्सपीरियंस है ना, जो हमारी पर्सनैलिटी उसके जो भी हमारे अनुभव हैं, ठीक है, या फिर हमारी क्या हो जाती है जो सेल्फ इमेज होती है, यानी कि हमारी अपनी जो छवि होती है, तो उसमें सारा का सारा उसके ऊपर जो अपना जो विकास होता है ना, जो आत्म बल होता है, अपनी जो छवि होती है, तो उसके डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा जोर है जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो थ्योरी जो है, जो सिद्धांत जो बनाए गए उस तरीके के बनाए गए हैं कि भी बाहर की चीजें भी आप पर इफेक्ट डालेंगे, इंटरनल चीजें भी आपको इफेक्ट डालेंगी, और आपकी जो सेल्फ इमेज की जो ग्रोथ है, जो आत्म छवि है, उसमें अपने एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनैलिटी, जो सारी के सारी जो डेवलपमेंट होते हैं उन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है साइको एनालिस्टिक थ्योरी। ठीक है, तो साइको एनालिस्टिक थ्योरी के अंदर हमारा आ जाएगा जो कि हमारी साइको, यानी कि जो मनोविश्लेषण करते हैं ना, एनालिस्टिक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो सिद्धांत इसके अंदर हमारे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी ये साइको एनालिस्टिक थ्योरी बोली जाती है, जो कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हम इसको बोलते हैं, यानी कि मन का विश्लेषण करना, मन को समझना या उसको एनालाइज करना। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा इसमें बताया गया, सिगमंड फ्राइड 1856 से लेकर के 1936 डेवलप्ड द बेस्ट नो थ्योरी ऑफ ए पर्सनल, इट फोकस्ड अपॉन इंटरनल ग्रोथ ऑफ साइको डायनेमिक। तो भाई इन्होंने बताया कि जो सिगमंड फ्राइड हमारे जो रिसर्चर थे, उन्होंने 1856 से 1936 के जो हमारे जो डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट नो थ्योरी, तो भाई इसके अंदर जो हमारा जो भी पर्सनैलिटी है, तो पर्सनैलिटी की सबसे मानी हुई या फिर जो हमारी जो प्रसिद्ध जो सिद्धांत है वो विकसित किया गया था।
1856 से लेकर के 1936 में सबसे माना हुआ जो सिद्धांत था वो हमारा विकसित किया गया था, जो कि हमारा कैसा था, फोकस अपॉन द इंटरनल ग्रोथ एंड साइकोडायनेमिक, जो कि फोकस किस पर था, जो कि हमारा जो आंतरिक विकास था ना, यानी कि हमारा जो इंटरनल फोकस यानी कि पर्सनल फोकस जो हमारा था, इंटरनल जो फोकस था, इंटरनल जो हमारी ग्रोथ थी, तो उसके ऊपर हमारा जो साइकोडायनेमिक यानी कि मन को का गतिशील होना, डायनेमिक होता है गतिशील होना, तो साइकोडायनेमिक यानी कि मन का जो गतिशील होना, अपनी अंदर की ग्रोथ और अपनी जो है आंतरिक विकास की जो चीजें होती है ना, तो सारा का सारा ये सिद्धांत उसके ऊपर डिपेंड था, मतलब उसी के लिए सारा फोकस इस पे किया गया था। अब स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी में आ जाता है फ्राइड थॉट द पर्सनैलिटी एज बीइंग बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर्स ऑफ थ्री पार्ट इड एंड ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी हमारी रहती है, तो स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर हमारा जैसे कि फ्राइड के अनुसार अगर हम देखें तो फ्राइड ऑफ पर्सनैलिटी एज बीइंग बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर्स ऑफ थ्री पार्ट, तो भी जो फ्राइड है उसके अनुसार हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको तीन भागों में बांटा गया था, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो आपको इड का तो हम आगे समझेंगे कि भाई इड क्या होती है, ईगो यानी कि अहंकार हम बोल देते हैं, और सुपर ईगो यानी कि अति अहंकार हम जिसको बोल देते हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर था ना, ये उन्होंने पर्सनैलिटी का बनाया था। तो इसमें इड इज composed of biological structure include the drive of sex and aggression। तो भाई इसमें ईड के बारे में जो उन्होंने बताया ना कि भाई ईड के अंदर जो है वो हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि हमारा जो हो जाता है ना, जैसे कि एज के हिसाब से, जैसे कि सेक्स और एग्रेशन, यानी कि हमारी जो यौन आक्रामकता यानी कि यौन चीजें जो बढ़ना, जैसे कि हमारी किसी भी प्रकार की बायोलॉजिकल जो प्रवृत्तियां हैं वो इसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल जो चीजें होती है वो हमारी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि हमारी सारी की सारी यौवन आक्रामकता जो होती है वो इसके अंदर आ जाती है। इट इज सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, यानी कि अपनी सारी की सारी चीजें अपने ऊपर ही केंद्रित रहता है, बाहर किसी से इतना ज्यादा मेलजोल होता नहीं है। ठीक है, तो इम्पल्सिव बट अनकॉन्शियसनेस से, और वही इसमें जो है इम्पल्सिव हो जाता है, यानी कि आवेग सा ऐसा हो जाता है, जल्दी सी इम्पल्स हो जाना, यानी कि थोड़ा सा मतलब कि एक जल्दी से एक्शन लेने वाली जो प्रवृत्ति होती है वो हो जाती है। अनकॉन्शियस अचेतन मन जो हो जाता है ऐसे हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है ना, यानी कि ऐसी बेहोशी, मतलब कि अपने आप में ही खोए रहने वाली जो चीजें होती है वो इसमें हो जाती हैं। ऑल द ड्राइव ऑफ ए पर्सन टुवर्ड्स ए प्लेजर एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड द प्लेजर प्रिंसिपल्स। इट डज नॉट बॉदर अबाउट द एनवायरमेंट, द नीड ऑफ अदर और रियलिटी, बट द डायमंड कंप्लीट बट द डिमांड्स कंप्लीट सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो इनको इनका कहना ये है कि भाई हमारा ऑल द ड्राइव ऑफ ए पर्सन टुवर्ड्स प्लेजर एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन, तो भाई इसमें जो सुख होता है और जो आत्म संतुष्टि होती है उसकी ओर से कोई भी जो इंसान है ना, उसकी जो सारी की सारी जो प्रवृत्तियां होती हैं उससे सुख सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि इंसान का जो अपना सुख है और अपने आत्म जो संतुष्टि होती है, तो वो सारी की सारी जितनी भी हमारी चीजें होती है ना उनको क्या कहा जाता है, उनको सुख सिद्धांत बोला जाता है। और ये जो चीजें हमारी रहती हैं, इट डज नॉट बॉदर अबाउट द एनवायरनमेंट, और ये जो चीजें हैं दूसरों की आवश्यकता या दूसरों की वास्तविकता की परवाह कभी नहीं करती, यानी कि जो अपना सुख होता है, सेटिस्फेक्शन होता है ना, ये दूसरों की जो वातावरण होता है, दूसरों की जो जरूरतें होती है उनकी परवाह कभी नहीं करती है। ठीक है, द नीड ऑफ अदर ऑफ रियलिटी बट डिमांड कंप्लीट ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, बल्कि ये क्या करती है, पूर्ण हमारी आत्म संतुष्टि की मांग करता है, यानी कि पूर्ण रूप से इसकी डिमांड ये होती है कि भाई मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट रहूं। एन इन्फेंट इज ऑल इड एज ए डिमांड, इसके अंदर आ जाएगी हमारी इमिडिएटेड सेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स बेसिक नीड्स लाइक हंगर, थ्रस्ट, रिलीफ एंड डिस्कम्फर्ट इज बीन विदाउट कंसर्न फॉर हाउ इट विल बी डन इमीडिएटली। तो इसके अंदर हमारी कौन सी चीजें रहेंगी, इसमें रहती है जैसे कि एक बच्चा है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एक बच्चा जो है वो पूरी तरीके से इड होता है, इड कंडीशन, इड स्टेज होती है, जैसे इड, ईगो और सुपर ईगो में से जो हमारी इड होती है, जो पहले जो स्टेज होती है, तो बच्चा जो होता है वो इड होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, बच्चा जो होता है वो हमारा इड पाया जाता है, और इसके अंदर उसकी जो सेटिस्फेक्शन की जो बेसिक नीड है वो क्या है भाई, उसे भूख लगती है, ठीक है, उसे प्यास लगती है, कोई असुविधा है किसी प्रकार की या फिर दर्द हो रहा है, तो उस ऐसी चीजों से राहत पाने के लिए, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मतलब कि ये जो सेटिस्फेक्शन की जो ये डिमांड है ना वो यही करता है कि बच्चे को किसी प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए, वो भूख भूख प्यास या किसी प्रकार की, मतलब बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसकी सेटिस्फेक्शन की चीजें, ये चीजें उसे मिलती रहेंगी तो वो जो है सेटिस्फेक्शन उसके अंदर रहेगा। रिलीफ एंड डिस्कम्फर्ट, पेन विदाउट कंसर्न, और किसी प्रकार का भी दर्द वगैरह जो है वो भी उसको नहीं होनी चाहिए, तो ये उसकी जो है जरूरतें हैं अच्छी तरीके से जो हमारी पूरी की जाती है। हाउ टू विल बी डन ऑफ इमीडिएटली, और इस बात की परवाह किए बिना की
कि ये मतलब कि ये तुरंत कैसे प्राप्त होंगे। यानी कि बच्चा है, उसको भूख लगी है, उसे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ उसके लिए जो चीज़ें हैं वो हैं या नहीं हैं, या वो चीज़ उपलब्ध है या नहीं है। अगर उसे भूख लगी है तो फिर उसको लगी है, उसे चाहिए ही चाहिए। तो उसे कोई परवाह नहीं है कि भी पेरेंट्स या माँ है, बाप है, वो कहाँ से लेके के आएँ। कि छोटा बच्चा जिसे समझ ही नहीं होती है किसी चीज़ की, तो वो जो ईगो होती है वो हमारी ईड के अंदर इसीलिए आ जाती है क्योंकि इसमें उसमें जो डिमांड की जाती है भूख की, प्यास की, डिस्कम्फर्ट की, तो उसमें बच्चा जो है उसको कुछ भी कहोगे आप कि भई आपकी ये चीज़ उपलब्ध नहीं है, चीज़ नहीं मिल रही है, तो वो उस चीज़ को नहीं समझता है। अगर उसे भूख लगी है तो फिर उसके उसने जिस चीज़ की डिमांड की है वो उसे चाहिए ही चाहिए होती है। तो इस तरीके की जो हमारी स्टेज होती है वो हमारी ईड बोली जाती है। नेक्स्ट इसमें आ जाती है ईगो। ईगो कॉल्ड सेल्फ गेट एनर्जी एंड id but serve all the control for the throw it connect with reality। तो भाई इसमें जो ईगो हमारी होती है यानी कि जो अहम हमारा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे सेल्फ गेट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जिसे मतलब कि सेल्फ गेट एनर्जी बोलते हैं। और इट बट सर्व ऑफ कंट्रोल फॉर द थॉट कंटेंट ऑफ रियलिटी। ईगो डायरेक्ट ऑफ बिहेवियर इन पर्सनैलिटी थ्रू द रियलिटी प्रिंसिपल्स। यानी मैनी डिमांड of id are not realistic and hence will be controlled by the ego। तो इनका कहने का मतलब ये है कि भाई जो जो हमारी ईगो होती है ना, तो ईगो जो होती है वो हमारी कैसी होती है, सेल्फ गेट्स होती है। और जो इड होती है वो क्या करता है, इड से वो क्या लेता है, इड से वो एनर्जी लेता है। ठीक है, एनर्जी जो है वो हमारी इड से प्राप्त करता है। और उसमें जो हमारी रियलिटी क्या होती है, रियलिटी में जो चीज़ें हमारी जो एक दूसरे से जो रिलेट करती हैं, तो उसका जो वो किसके थ्रू होती है हमारी, उसके वो इड जो होती है ना उसको कंट्रोल करती है, यानी कि उसको नियंत्रण करने का काम वो करती है। ठीक है, तो रियलिटी में क्या होता है, जो हमारी जो चीज़ें होती हैं वो इड को नियंत्रण करने का काम करती हैं। और जो ईगो होती है वो वास्तविक जो उसका जो वास्तविक सिद्धांत होता है उसके माध्यम से वो किसी भी इंसान का जो बिहेवियर होता है उसको क्या करती है, बिहेवियर का जो होता है उसको निर्देश देती है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस देती है कि आपको किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए। तो ये ईगो के अंदर आ जाता है। और मैनी डिमांड ऑफ इड आर नॉट रियलिस्टिक फॉर हैंस विल बी कंट्रोल्ड बाय द ईगो। और इसमें जो इड जो है, इड की कई मांगे जो हैं वो मतलब कि रियलिस्टिक नहीं होती हैं, तो इसलिए जो ईगो है उसके द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। तो ये हमारी पर्सनैलिटी है जो कि सिगमंड फ्राइड के उसमें दिया हुआ है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इड, ईगो, सुपर ईगो हम पिछली जो प्रीवियस हमारे यूनिट रही है उनके अंदर बहुत ही अच्छे से और डिटेल से हम इसके बारे में कर चुके हैं। तो हम इसको समझ सकते हैं भाई इड क्या होती है, ईगो क्या होती है और सुपर ईगो हमारी क्या रहती है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो मेन चीज़ है वो यही बताई, ईड जो होती है, ईड ऐसी होती है जो कि एक थोड़ी-सी आक्रामकता का रूप होती है। ठीक है, यौन चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। अपना सुख और जो अपनी संतुष्टि होती है ना और अपनी ही जो खुशी होती है, वो चीज़ें उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसे अपनी भूख, प्यास, दर्द से ही मतलब रहता है, उसे दूसरों को क्या हो रखा है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। तो वो जो पर्सनैलिटी हो जाती है, वो ईड के अंदर आ जाती है। और ईगो के अंदर फिर उन्होंने ये कहा कि ईगो जो होती है वो अपनी जो है सेल्फ गेट्स एनर्जी के से रिलेटेड होती है, यानी कि ईड की जो ऊर्जा है इड से जो है ऊर्जा प्राप्त करता है। जो ईगो होती है ना वो इड से ही उसको एनर्जी मिलती है, ये ध्यान रखना आपने। तो ईगो कब बढ़ती है, जो इड होती है उसी से उसको ऊर्जा मिलती है। लेकिन रियलिटी क्या होती है, रियलिटी ये है कि रियलिटी से जो हमारा जो संबंध है ना, मतलब वास्तविकता से जो हमारा संपर्क है ना, तो उसके माध्यम से इड को, यानी कि इड की जो चीजें हैं उसको नियंत्रित ये करता है। और वास्तविक में जो भी जितने भी हमारे प्रिंसिपल है ना उसके माध्यम से किसी भी पर्सनैलिटी या फिर कोई व्यवहार जो होता है उसको ये क्या करता है, उसको इंस्ट्रक्शंस देता है। और जो इड है उसकी जो बहुत सारी जो मांगे होती हैं वो रियलिटिक मतलब कि रियलिस्टिक नहीं होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं, इसलिए जो ईगो है उसके द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। यानी कि इड जो होती है वो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो मांगे की जाती है वो सही नहीं होती है, इसलिए ईगो के द्वारा इसको कंट्रोल भी किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही सुपर ईगो जो हमारी रहती है, तो द सुपर ईगो इज मेड अप ऑफ द कॉन्शियस एंड द ईगो idle। It is developed through the cultural environment and learning from social contact such as parents, family members and authority figures। तो इन्होंने बताया कि जो सुपर ईगो हमारी रहती है ना वो हमारी क्या करती है, वो किससे बनी होती है, कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है, हमारी अंतरात्मा। ठीक है, और ईगो आइडल्स, और जो हमारी आदर्श जो ईगो होती है, यानी अहंकार जो होता है, आदर्श अहंकार। अहंकार ये नहीं होता कि ईगो जो होती है वो ऐसा नहीं है कि गलत ही होती है, वो हमारी पॉजिटिव भी होती है। तो ये हमारी जो है ये अहंकार, जो आदर्श जो हमारा अहंकार होता है या फिर जो अंतरात्मा होती है उससे मिलकर के ये बना होता है। तो इट इज डेवलप्ड थ्रू द कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ लर्निंग। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है, इसका जो वही विकास होता है, तो इसमें सारा का सारा हमारा कल्चरल, यानी कि जो संस्कारिक चीजें होती हैं, माता पिता और जो हमारा परिवार के जितने भी हमारे सदस्य होते हैं वो, और परिवार के सदस्यों के साथ साथ जो हमारे आधिकारिक यानी कि सोशल कंटेंट सच ऑफ पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स और अथॉरिटी फिगर्स। तो अथॉरिटी फिगर्स में जो अधिकारी होते हैं, यानी कि जो अधिकारी व्यक्ति जो होते हैं, और सामाजिक संपर्क से जो ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम से हमें मिलता है। ठीक है,
तो हम जो संसार से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना, तो उसके माध्यम से हमें ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सीखने को मिलती हैं और हमारा जो है डेवलप होता है ये। सुपर ईगो जो है ये हमारा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और इट जज द थॉट एंड एक्शन ऑफ ईगो। ये जो हमारा ईगो है उसके विचार और उसके जो कार्य हैं उनका जो किसी भी तरीके का जो असेसमेंट है वो करता है। ठीक है, तो इसमें इट जज द थ्रो एंड एक्शन ऑफ द ईगो। तो इसके अंदर ये जज यानी कि ये हमारा जो अहंकार होता है, यानी कि जो हमारी ईगो होती है, ये किसी भी प्रकार के विचार यानी कि थॉट्स हैं या कोई किसी भी प्रकार के काम है, तो उन सभी का असेसमेंट करने का काम करता है। हमें पता चलता है कैसे विचार हैं, कैसे काम कर रहा है और किस तरीके के विचार जो है वो इंसान रखता है। व्हेन द पर्सन बिहेव अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ हिज सुपर ईगो कॉन्शियस ही विल फील क्वालिटी। तो वही इसमें पता चलता है कि जब कोई भी इंसान जो है वो अपनी सुपर ईगो यानी कि अंतरात्मा के जो हमारे चीजें होती हैं, यानी कि सुपर ईगो की माने की जो चीजें होती हैं, तो उनके विरुद्ध यानी कि अगेंस्ट अगर किसी भी तरीके का बिहेवियर करता है, तो उसे बिल्कुल क्या महसूस होता है, कॉन्शियसनेस में क्या महसूस होता है, ही विल फील गिल्टी। ठीक है, तो इंसान क्या करता है, जब वो अपनी आत्मा के विरुद्ध जा करके किसी भी प्रकार का काम करता है तो उसे गिल्टी फील होती है। तो ये जो ईगो होती है हमारी सुपर ईगो के अंदर आ जाती है। ठीक है, फ्राइड बिलीव्ड दैट इड ईगो एंड सुपर ईगो वेयर द कंस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद वन अदर, द ईगो कंट्रोलिंग द डिमांड ऑफ द इड एंड द सुपर ईगो चेकिंग द बिहेवियर ऑफ द ईगो। तो भी फ्राइड ने बोला है, सिगमंड फ्राइड ने बताया कि फ्राइड का मानना ये है कि भी इड, ईगो और जो सुपर ईगो है, ठीक है, वो लगातार एक दूसरे के साथ जो है संघर्ष करते रहते हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट रहता है इनका तीनों का आपस में एक दूसरे से। इड का, ईगो का और सुपर ईगो जो होते हैं उनका मतलब तीनों का आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। द ईगो कंट्रोलिंग द डिमांड ऑफ द इड। ठीक है, तो जो ईगो जो होती है वो ईड की जितनी भी जो मांग होती है ना, जो डिमांड करता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ईगो का काम होता है ईड की सारी जो डिमांड होती हैं, जो मानने योग्य डिमांड होती हैं, जो डिमांड पूरा करने योग्य नहीं होती हैं, तो उन सभी को कंट्रोल ये करता है। द सुपर ईगो चेकिंग द बिहेवियर ऑफ द ईगो। और जो सुपर ईगो होती है, अहम सुपर ईगो का क्या काम होता है कि जो ईगो होती है ना, वो जिस भी तरीके का व्यवहार होता है वो उसको कंट्रोल करता रहता है। तो इसमें क्या है कि भी ईड को जो कंट्रोल करता है वो हमारा ईगो करता है। ठीक है, उसकी डिमांड पर कंट्रोल रखता है। और जो सुपर ईगो होता है वो हमारे ईगो का जिस भी तरीके का व्यवहार होता है उसको चेक करता है और उस पर नियंत्रण रखने का काम करता है। तो दोनों तीन ये जो तीनों चीजें हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो जो है वो तीनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष जो है वो चलता रहता है। ईड जब गलत डिमांड करेगा तो ईगो उसको कंट्रोल करेगा, ईगो जब गलत व्यवहार करेगा तो सुपर ईगो उसको कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से हमारी ये जो चीजें होती है, सिगमंड फ्राइड के द्वारा बनाया हुआ ये जो हमारा सिद्धांत होता है, ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। तो भाई अब हम इसमें बात करते हैं साइकोसेक्सुअल स्टेज। तो भाई साइकोसेक्सुअल स्टेज हमारी कौन सी रहती है, कौन सी एज की बात हम कर रहे हैं और कौन सी स्टेज की बात हम इसके अंदर कर रहे हैं। तो वो होती है हमारी, साइको मीन हो जाता है मनो और सेक्सुअल मीन हो जाता है यौवन और स्टेज मीन हो जाता है चरण। ठीक है, तो इसमें जो यौवन चरण होता है, जवानी की जो अवस्था होती है, वो हमारी साइको सेक्सुअल स्टेज बोली जाती है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड ऑल ह्यूमन बींग्स पास थ्रू ए सीरीज ऑफ 5 साइकोसेक्सुअल स्टेज। तो अभी फ्राइड जो है, सिगमंड फ्राइड जो रिसर्चर हैं, उनके अनुसार सभी मनुष्य ये 5 जो हमारी सेक्सुअल स्टेज होती हैं, इनकी जो चेन होती है, जो श्रृंखला होती है, इसमें से जरूर गुजरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाती है, ओरल स्टेज फॉर बर्थ। In 1 year, pleasure in obtains through stimulation of the mouth as a nursing और thumb sucking। तो भी सबसे पहली स्टेज हमारी कौन सी होती है, जो जन्म के 1 वर्ष यानी कि बच्चे का जो जन्म होता है ना, तो उसके 1 साल तक उसकी जो मौखिक अवस्था रहती है। तो मौखिक अवस्था में क्या आ जाता है, मौखिक अवस्था में हो जाता है उसका प्लेजर, सबसे पहला प्लेजर किस चीज से होता है, उसका होता है माँ का दूध पीना। ठीक है, माँ का दूध पीना ऑब्टेन्ड थ्रू स्टिमुलेशन ऑफ माउथ एंड नर्सिंग थंब सकिंग। ठीक है, तो उसका अंगूठा चूसना, छोटा बच्चा जब अंगूठा मुंह में डालता है या फिर वो स्तनपान करता है, तो ये जो चूसने जैसी जो गतिविधियां हैं, तो उसके माध्यम से मुंह को उत्तेजित करने और आनंद जो प्राप्त करते हैं ना, जिसमें प्लेजर मिलता है, तो वो स्टेज हमारी इसके अंदर रहती है। तो ये सबसे पहली स्टेज होती है 1 साल के अंदर जो बच्चे के अंदर रहती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकेंड स्टेज। तो ये हमारी एनल स्टेज होती है, ऑकरिंग ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ व्हेन टॉयलेट यानी कि टॉयलेट ट्रेनिंग ऑफ द अटेम्प्ट ऑफ द ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑब्टेन्ड थ्रू द होल्डिंग और द एक्सप्लेनिंग फोर्सेस। वही दूसरा हमारा रहता है एनल स्टेज। तो इसमें जो हमारी एनल की जो स्टेज होती है, ये तो पता ही होगा आपको कि एनल जो गुद्दा भाग होता है उसको बोला जाता है। तो एनल स्टेज में जीवन का जो दूसरा भाग होता है, यानी कि जो दूसरा साल होता है, तो उसके दौरान ये चीजें हमारी रहती हैं सेकेंड ईयर के अनुसार जीवन के। तो इसमें जो टॉयलेट के अंदर यानी कि शौचालय के अंदर जो परीक्षण का जो मतलब प्रयास किया जाता है, मतलब किसी भी तरीके का उस चीज को देखने का जो प्रयास किया जाता है, तो इसमें बलपूर्वक रोकने या बाहर निकालने के माध्यम से
जो बेबी जो होता है उसको मतलब कि टॉयलेट के अंदर या बेबी को जो स्नान कराया जाता है तो उसके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको साफ करना, क्लीन करना, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी चीजें होती है ये भी उसके जो है एक प्लेजर में शामिल किया गया है, ठीक है। तो उसको जो फोर्सफुली जो है बाहर निकाला जाता है ऑर्गन्स को, और मतलब कि उसके माध्यम से भी ये बताया गया है कि भाई जो है प्लेजर जो है वो मिलता है। तो इन चीज़ों को मतलब कि एक ये है कि भी सेक्सुअल स्टेज दे रखे हैं कि भी इस तरीके से धीरे-धीरे बच्चे को अनुभव होता है इन चीज़ों का। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हो जाता है फालिक स्टेज अबाउट एज 3 to 6 प्लेजर एंड द ऑब्टेन्ड बाय द फाउंडिंग ऑफ जेनेटिला। तो लगभग 3 वर्ष की आयु में जो बच्चा है वो हम उसकी जो फैलिक जो स्टेज होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे का जो प्लेजर होता है उसके अगर मतलब कि किसी भी तरीके के जो अंग होते हैं, यानी कि जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, अगर उनको सहलाते हैं या हाथ फेरते हैं तो उन्हें आनंद प्राप्त होता है, या आप उनको साफ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी बच्चे ने यूरिन पास आउट किया है या फिर बच्चे को मतलब कि ऐसे ही नहला रहे हैं तो उसके अगर प्राइवेट पार्ट पर हाथ भी लगाते हैं तो उसे जो है सुख महसूस होता है, यानी कि उसे जो है इस तरीके का प्लेजर जो है वो महसूस होता है। तो 3 साल की उम्र में बच्चा उस चीज को महसूस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज के अंदर देखते हैं हम ये किस तरीके की स्टेज हमारी रहती है। तो अभी नेक्स्ट हमारी जो फोर्थ पॉइंट इसके अंदर दिया गया, तो फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बताया है ए लेटेंसी पीरियड 6 to 12 ईयर कार्ड लेटेंसी बिकॉज सेक्सुअल इंटरेस्ट आर डिप्रेस्ड एंड लाई, ठीक है, डोरमेंट टिप प्यूबर्टी और पीरियड ऑफ स्टेज ऑफ फॉर्मेशन एंड द फोर्सेस गेंग ऑफ लोकेलिटी लॉयल्टी एंड बॉयज जो है क्लाइंग टुगेदर एंड द शन गर्ल जो होती हैं वो डिस्कसेस बॉयज। तो क्या करते हैं इसके अंदर जो 6 से 12 साल की उम्र में जो है ये जो हमारी जो स्टेज होती है ना 6 से 12 साल की उम्र की जो अवधि होती है वो इसको बोला जाता है लेटेंसी जो है वो उसको बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो भी जो सेक्सुअल जो इंटरेस्ट होते हैं उनको दबाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है जो यौन की जो प्यूबर्टी की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी क्या हो जाती है, डोरमेंट डोरमेंट यानी कि सुप्त हम जिसको बोल देते हैं वैसी हमारी हो जाती है। तो इसके अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ फायरसिस गैंग ऑफ लॉयल्टी, तो इसके अंदर जो हमारे सारे के सारी जो हमारी इस पीरियड्स के दौरान हमारी जितनी भी फॉर्मेशन यानी कि जितने भी गैंग यानी कि गिरोह बनते हैं, हमारी जो निष्ठाएं हैं वो सारी की सारी अवधि वो सारा का सारा टाइम हमारा इसके अंदर रहता है, यानी कि गैंग लॉयल्टी का टाइम इसके अंदर रहता है। और जो लड़कियां और जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, लड़कियां जो होती है ना उनसे दूर रहते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, द गर्ल्स ऑफ डायपेसिस बॉयज, तो लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों से क्या करती हैं, घृणा करती हैं, लड़के जो है वो लड़कियों से दूर रहेंगे और लड़कियां जो है लड़कों से घृणा करेंगी। तो ये हमारा कैसा होता है, इसमें जो निष्ठाएं जो है ना तो उनका एक गैंग सा बना हुआ रहता है जो कि मतलब कि संकुचित रहती है, मतलब कि भावनाएं, ठीक है। तो यौवन अवस्था का जो संकुचित सा टाइम होता है ना वो 6 से 12 साल की उम्र का होता है। तो वो भावनाएं जो है वो इसके अंदर रहती हैं 6 से 12 साल की एज के अंदर। और पॉइंट 5 में इन्होंने दिया है द जेंटल पीरियड ड्यूरिंग ऑफ द एडल्ट सेंस यंग पीपल बिगिन एक्सपीरियंसिंग रोमांटिक और इनफॉर्मेशन ऑफ इमोशनल ऑफ द इन हेवल्स। तो भी जो किशोर अवस्था हमारी रहती है, तो जेंटल पीरियड्स के दौरान जो एडल्ट जो पीरियड्स हमारा रहता है किशोर अवस्था के दौरान जो हमारा जो जेनेटल पीरियड यानी कि जो जन्म यानी कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट के जो बनने का जो हमारी जो समय जो होता है, तो यंग पीपल बिगिन एक्सपीरियंस, तो जो युवा होते हैं जो जवान होते हैं वो रोमांटिक आसक्ति और भावनाएं और उथल पुथल और सारे के सारे जो एक्सपीरियंस होते हैं वो करने शुरू कर देते हैं, यानी कि एक जवान व्यक्ति के अंदर अपने सारे के सारे अनुभव होना, उनका रोमांटिक होना, उनके अंदर भावनाओं का उथल-पुथल होना, उनका इमोशनल होना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये शुरू कर देते हैं। तो जब जवान होता है बच्चा तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, प्रॉब्लम जो है वो incorporated of any one stage either of the deprivations of flaccid at the oral stage and the infant of totally depend upon other of the satisfaction and need में and adults at the eating drinking smoking। तो ड्रिंकिंग स्मोकिंग और ईटिंग जो हमारी रहती है तो इसमें जो पर्सनल जो फिक्स्ड ऑफ एनो स्टेज एंड द abnormally ऑफ कंसर्न विद द क्लीननेस एंड ऑर्डर लाइन। तो इसमें किसी भी इसमें ये बताया है कि भी किसी भी एक अवस्था में आने वाली जो भी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो समस्या होती है, चाहे वो मौखिक अवस्था पर निर्धारित हो, मतलब कि निर्धारित अभाव की हो, या फिर किसी बच्चे की अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कि वो पूरी तरह से मतलब दूसरों पर निर्भर होता है, ठीक है। मतलब कि अपनी आत्म संतुष्टि की सारी चीज़ों के लिए बच्चा जो है वो दूसरों पर निर्भर रहता है, और ये एक जो है जवान यानी कि एक वैश्य के रूप में खाना पीना या धूम्रपान करने जैसी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी जो चीज़ें हैं, ये एक वैसे यानी कि जवान आदमी में इस तरीके की चीज़ें रह सकती हैं। और जो इसमें हमारी इसमें एनल जो हमारी स्टेज आती है ना, तो उसमें निर्धारित जो हमारा जो व्यक्ति होता है वो स्वच्छता यानी कि साफ-सुथरा रहना और जो उसकी व्यवस्था के बारे में जो है अबनॉर्मल रूप से जो है क्या हो सकता है इसमें, अबनॉर्मल रूप से चिंतित जो है वो रह सकता है। तो अबनॉर्मली जो कंसर्न्स है वो इसके अंदर रह सकती है।
ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ये हमारी जो हैं मतलब कि बहुत ही अंदरूनी चीज़ें होती हैं, फीलिंग्स की और समझने की चीज़ें होती हैं। तो ये समझने की चीज़ें हैं कि हमारी बॉडी जो है एक तरीके की फंक्शन जो करती है, वो किस तरीके से फंक्शन रहता है, तो वो उसमें सारी चीज़ें फंक्शन बेस्ड है, तो उसको फंक्शनिंग के तरीके से इन चीज़ों को देखा जाना चाहिए। फॉर फ्राइड्स तो भई इसमें जो सिगमंड फ्राइड्स हैं, उन्होंने बोला है कि फर्स्ट 6 ईयर चाइल्डहुड आर मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो भी फ्राइड के अनुसार बचपन के जो पहले 6 साल होते हैं ना, तो उसमें पर्सनैलिटी का विकास जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, पर्सनैलिटी का विकास होना। ठीक है, व्हाट हैपन टू इंडिविजुअल इन लेटर लाइफ फैशन ड्यूरिंग इन चाइल्ड फर्स्ट 6 ईयर। तो भाई इसके अंदर बाद में जो जीवन के बाद में का जो जीवन होता है ना, तो बाद के जीवन में जो इंसान के साथ क्या होता है, ये बच्चे के पहले 6 साल के दौरान आकार लेता है। यानी कि 6 साल तक हम जो हैबिट फॉर्मेशन करते हैं, बच्चों के साथ जिस तरीके की हरकतें करते हैं, बच्चे के साथ जिस तरीके की एनवायरनमेंट हम देते हैं, तो पूरी जो आगे की जो लाइफ होती है, वो उसी के दौरान हमारी बनती है और उसी तरीके की सोच और उसी तरीके की चीज़ें उस बच्चे के जीवन में रहती हैं। ठीक है, तो ये इस सभी चीज़ों का निचोड़ ये आ जाता है हमारा कि सिगमंड फ्राइड्स के जितने भी हमारे प्रिंसिपल हैं, तो उन्होंने अपने सिद्धांतों में बताया कि 1 से 6 साल तक बच्चे के साथ जिस तरीके का एनवायरनमेंट में बच्चा रहेगा, वैसे ही हैबिट फॉर्मेशन जो है वो बच्चे की होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाएगा, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है पर्सनैलिटी डायनेमिक। तो पर्सनैलिटी डायनेमिक में आ जाता है कि भाई जो हमारा व्यक्तित्व होता है या अपनी पर्सनैलिटी जो होती है, तो उसके अंदर गतिशीलता रहती है, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी जो होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, तो वो हमारी चेंज होती रहती है। तो टोपोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन से ऑफ ए फिजिक ऑफ माइंड लेवल ऑफ द कॉन्सियसनेस माइंड फंक्शन ऑफ बॉडी इट डज और एग्जिट ऑफ अपार्ट फ्रॉम द बॉडी इट दिस इज some total of various mental process activities mental process can be the conscious unconscious और प्रीकॉन्शियस। तो भाई इसमें जो मानसिक या मन या चेतना के स्तर पर जो हमारी जो चीजें दी गई हैं, उसका जो है पूरी तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। मन शरीर का मतलब एक ही काम होता है, माइंड और बॉडी जो है वो एक ही फंक्शन उसका होता है, और इसमें जो है शरीर जो है वो हमारा अलग रहता है अपार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, शरीर अलग रहेगा, यानी कि इट इज द सब टोटल ऑफ द वेरियस मेंटल, और ये जो होती है ये जो या अस्तित्व जो होता है हमारा, और ये जो है अलग अलग मानसिक जो हमारे प्रोसेस होते हैं ना, और उनके अंदर होने वाली जो डायनेमिक चीजें होती है, जो भी मेरी एक्टिविटी होती है, उनका कुल योग है, ये कुल मिलाकर के सारी चीजें हैं हमारी। ठीक है, यानी कि हमारी जो अलग अलग प्रकार के जो है मन के अंदर होने वाले जो प्रोसेस होते हैं और जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, उन सब का योग है। और मेंटल प्रोसेस यानी कि जो मानसिक जो हमारी प्रक्रियाएं होती हैं, वो हमारी किस पे होती है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस, सचेत अचेत और पूर्व चेतन मन। तो ठीक है, तो हिंदी में नहीं, इसी नाम के से इनकी डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। तो कॉन्शियस जो हमारा रहता है, कॉन्शियस के अंदर हमारी कौन सी चीजें आ जाती है, ए एज पर फ्राइड्स, यानी कि जो फ्राइड्स हैं उनके अनुसार ए कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड कंसिस्ट ऑफ दोज मेंटल एक्टिविटी इन विच वी आर अपेयर सच थ्रो फीलिंग्स और सेंसेशन। तो वही इसने फ्राइड के अनुसार इन्होंने बताया कि जो हमारा मन होता है, यानी कि जो कॉन्शियस होता है, पार्ट ऑफ द माइंड। ठीक है, जो कॉन्शियस होता है यानी कि मन का जो चेतन भाग होता है, वो हमारे जितने भी हमारे मानसिक गतिविधियां होती है ना, मानसिक एक्टिविटी होती हैं, उनसे बना हुआ होता है। तो कॉन्शियस हमारा जो मन की जो हमारी मन में होने वाली जितनी भी मेंटल एक्टिविटी होती है, उनसे हमारा कॉन्शियस पार्ट बना हुआ होता है, यानी कि मन का जो भाग होता है, चेतन मन हम जिसको बोल देते हैं, वो हमारा बना हुआ होता है। इन विच आर द अवेयर सच द थॉट फीलिंग एंड सेंसेशन। और वही ये जो होता है ना, जिसके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि विचार हैं, भावना है और संवेदना है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम क्या होते हैं, अवेयर होते हैं। ठीक है, it function only when the individual is awake it direct and individual as the behave of the rational वे। तो भाई इसमें जो फंक्शन होता है, यानी कि केवल मतलब तभी काम करता है जब कोई भी इंसान जो है वो अवेयर होता है, जागृत होता है। ठीक है, तो अवेयर अवेक होता है ना, जब कोई भी इंडिविजुअल अवेक होता है तभी ये फंक्शन करेगा। ठीक है, इट फंक्शन ओनली व्हेन द इंडिविजुअल इज अवेक, अगर कोई अच्छे तरीके से अवेकन है, अच्छे तरीके से जागरूक है, तभी ये काम करेगा। इट डायरेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, और ये कोई भी व्यक्ति जो है उसका जो किसी भी तरीके से हमारा जैसे कि डायरेक्शन उसको देगा, डायरेक्ट अगर करेगा यानी कि निर्देश से उसे करता है, क्योंकि ये जो है किस तरीके का रैशनल है। रैशनल किसको बोलते हैं, हम रैशनल बोलते हैं तर्कसंगत जो हमारी चीजें होती हैं, तो रैशनल तरीके से व्यवहार करता है। तो ये क्या करता है, हमारा अच्छे तरीके से उसको डायरेक्शन भी देगा और अच्छे तरीके से तर्कसंगत तरीके से यानी कि रैशनल तरीके से जो है व्यवहार करता है। तो ये हमारा कॉन्शियस है, कॉन्शियस यानी कि मन। ठीक है, जो कि हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज जो हमारी होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये हमारा काम करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अनकॉन्शियस के अंदर हम देखेंगे, अनकॉन्शियस में रहता है, इट इज बाय फार द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड एंड इंक्लूड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजायर आवर फ्री ऑफ फोबिया, यानी कि हमारे जितने भी हमारे फियर और फोबिया होते हैं, और विच इज डू नॉट नो
रीजन एंड मैनी मैनी अदर, यानी कि मटेरियल स्टोर इन द अनकॉन्शियस ऑफ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ थॉट ऑफ फीलिंग्स। और जितने भी हमारे अनकॉन्शियस मोटिवेशंस होते हैं, तो अनकॉन्शियस में क्या बताया, अनकॉन्शियस के अंदर हमारी चीजें आ जाती हैं कि भाई ये जो होता है ये हमारे मन का अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। मन का अब तक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्यों बोला गया है इसको, कि भाई इसमें कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी हमारी, इसमें हमारे जो ऐसी इच्छाएं हैं जिनको दबा दिया गया, रिप्रेस डिजायर्ड, यानी कि जिन इच्छाओं को दबा दिया गया है वो इसके अंदर रहती हैं। डर और फोबिया, यानी कि डर भी होता है और जो फोबियाज हमारे रहते हैं ना वो इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, विच डू नॉट नो रीजन एंड मैनी अदर्स, जिनके कारण हम नहीं जानते हैं और कुछ अलग भी चीजें इसमें होती हैं। तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड क्या, अनकॉन्शियस माइंड ये है कि हमें उन चीजों का कारण भी नहीं पता है। ठीक है, हमारी दबाई हुई इच्छा भी उसके अंदर पड़ी रहती है, हमारे अंदर जो डर है, फोबिया है किसी चीज को लेकर के, फोबिक जो चीजें हैं वो भी इसके अंदर पाई जाती हैं। तो इसमें मटेरियल स्टोर्ड ऑफ द अनकॉन्शियस पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ थॉट ऑफ फीलिंग्स अनकॉन्शियस मोटिवेशंस। तो वही इसमें जो होता है ये मतलब कि जिसके कारण हम नहीं जानते हैं, और मतलब कि कोई अन्य चीज भी इसमें हो सकती है। तो वही अनकॉन्शियस में जो चीजें इकट्ठी है, यानी कि जो भी मटेरियल हमारा इकट्ठा हो रखा है ना, जैसे कि हमारे विचार हैं या हमारी फीलिंग है, ये बहुत ही पावरफुल प्रभाव डालती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। यानी कि अगर आप आपके अंदर फीलिंग है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि आप उन्हीं चीजों को याद कर करके रोते हैं, उन्हीं चीजों को याद कर करके टेंशन लेते हैं। तो ये क्या है कि आपकी फीलिंग और जो थॉट्स है ना वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं और बार बार रिपीटेशन में आते हैं, बार बार आप उनको याद करते हैं, बार बार आप उसके बारे में सोचते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो वो और भी ज्यादा जो है गहरे हो जाते हैं आपके माइंड के अंदर। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो चीजें जमा होती हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी रहती है। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा है जिसको हम प्री कॉन्शियस और हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड हम जिसको बोलते हैं, तो प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी जो चीजें आ जाती है, इट इज अ पार्ट ऑफ माइंड, ये हमारे माइंड का ही पार्ट है। इन विच आइडियाज रिएक्शन आर स्टोरेड ऑफ द पार्टली forgotten and the pre-conscious also prevent certain of the unacceptables of disturbing unconscious memory for reaching the conscious mind। तो मटेरियल जो भी हमारा रहेगा, मटेरियल फॉर द सबकॉन्शियस से कैन बी बोथ टू द कॉन्शियस इफ द इंडिविजुअल कंसर्न ऑन रिकॉल। तो भाई इसमें जो हमारा बताया गया, यानी कि प्री कॉन्शियस और जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, तो ये भी हमारे मन का ही एक भाग है जिसके अंदर क्या है, हमारे थॉट्स हैं यानी कि विचार हैं, और जो हमारी सारी की सारी जो हमारे आइडियाज हैं यानी कि जो प्रतिक्रिया है वो सारी की सारी इसके अंदर जमा है, और पार्टली फॉरगेटन, और जो मतलब कि थोड़े से रूप में जो है भुला दी जाती है, यानी कि स्टोरेड है बट पार्टली फॉरगेटन है, यानी कि थोड़े टाइम के बाद भूल जाना, फॉरगेट हो जाना कुछ ही टाइम के बाद। यानी कि इसके अंदर जो है हमारी विचार भी हैं, हमारी एक्टिविटीज भी हैं, वो सारी चीजें भी हैं, लेकिन थोड़े से रूप में है जो कि कुछ ही टाइम के बाद क्या हो जाती है, भूली जा सकती है। तो प्री कॉन्शियस आल्सो प्रिवेंट सर्टेन ऑफ द अनएक्सेप्टेबल। तो इसके अंदर जो हमारा जो सबकॉन्शियस है हमारा, या फिर हमारा प्री कॉन्शियस जो रहता है, उसमें कुछ मतलब कि ऐसी चीजें जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, परेशान करने वाली जो डिस्टर्बिंग चीजें होती हैं, और अनकॉन्शियस मेमोरी भी हो सकती हैं, जो कि ऐसी यादें जिन जो हमें अच्छे तरीके से मतलब हम याद ही नहीं करना चाहते, या हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीजें पड़ी हैं, विचार जो पड़े हैं, रिचिंग ऑफ द कॉन्शियस माइंड। तो ये जो क्या करते हैं, ये हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना वहां तक पहुंचने से इन चीजों को रोकता है। तो ये जो है हमारा प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि भाई इसमें जो हमारी जो चीजें हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जो चीजें हमें नुकसान पहुंचाती है, परेशान करती हैं, और हमारी जो मेमोरीज होती हैं सबकॉन्शियस के मन के अंदर, उनमें पहुंचने से इसको रोक देती हैं। ठीक है, तो मटेरियल फ्रॉम द सबकॉन्शियस से बोथ ऑफ द कॉन्शियस से, तो इसमें जो होता है जो भी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस के अंदर जितनी भी हमारी सामग्री होती है, यानी कि जितनी भी चीजें हमारी पड़ी हुई होती हैं, तो वो हमारा जो कॉन्शियस होता है ना उसमें उसको लाया जाता है। तो कॉन्शियस में जब उसको लाया जाएगा, यानी कि अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस से कहाँ लाया जाएगा, सबकॉन्शियस से लाया जाएगा कॉन्शियस के अंदर। ठीक है, कॉन्शियस के अंदर लाया जाएगा, फिर इंडिविजुअल ऑफ द कंसर्ट ऑफ रिकॉल्स, और उसको कॉन्शियस में लाया जाएगा, और कोई भी व्यक्ति जो है वो उस चीज को याद करेगा और ध्यान केंद्रित उसके ऊपर फिर करता है। यानी कि जब उसको लाया जाएगा ना कॉन्शियस में, तो फिर उसको याद करता है, यानी कि जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस के अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं उसको कॉन्शियस के अंदर लाया जाता है, और फिर उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और फिर वो चीजें जो है रिकॉल की जाती हैं। तो इसमें जो है हमारा एक तो कॉन्शियस है, सब अनकॉन्शियस है, और प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस है। प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक स्टेज हमारी होती है। तो कौन से स्टेज के अंदर फ्राइड ने ये बताया है कि भी इसके अंदर जो है ना, ये हमारा जो मन है,
यानी कि जो चेतन भाग हम जिसको बोल देते हैं हमारे मन का, तो वो कॉन्शियस पार्ट हमारा बोला जाता है, जिसके अंदर जो एक्टिविटी से बना, यानी कि हमारे मन के अंदर कैसी भी एक्टिविटी हो रही है, किसी भी प्रकार के विचार चला रहे हैं हम अपने अंदर, पॉजिटिव चला रहे हैं, नेगेटिव चला रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत दुखी हैं, रोते, तो किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटी होती है उससे ये बना हुआ होता है हमारा। और जिसके बारे में मतलब कि हम जानते हैं कि भाई हमारे जो विचार हैं, भावना है, या किसी भी प्रकार के हमारी जो सेंसिटिविटी है, तो हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है हम उसके बारे में जानते भी हैं। ठीक है, और ये जब भी कार्य करता है, जब हम जागृत होते हैं, जब हमें पता होता है कि हमारे अंदर कैसी भावनाएं चल रही हैं, हमें पता चल जा रही है नहीं नहीं, हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, अरे नहीं नहीं ये बात ठीक ठीक नहीं सोचना, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। तो इस तरीके के जब हमारे अंदर हम अवेयर होते हैं, हमारे अंदर जागृति होती है, तो ये जो वर्क होता है ये हमारे कॉन्शियस माइंड का होता है। तो ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये निर्देश देता है, यानी कि डायरेक्शन देता है, और बिल्कुल तर्क संगत तरीके से ये व्यवहार करता है, यानी कि किसी भी के साथ भी गलत तरीके से व्यवहार जो है नहीं करता है, क्योंकि इसका बिहेव करने का तरीका बिल्कुल रैशनल होता है। नेक्स्ट हमारा अनकॉन्शियस है, तो इसमें तो हमने जान ही लिया है कि भाई ये बिल्कुल अवेयरनेस कंडीशन होती है हमारी कॉन्शियस माइंड से, जो हम चीजें देखते हैं। अनकॉन्शियस माइंड ऐसा होता है जो कि बहुत ही लार्ज पार्ट होता है, और इसके अंदर सारी की सारी रहती है हमारी दबी हुई डिजायर, डर, फोबिया, जो कि हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर उसको नहीं निकाल रहे, बाहर किसी को दिखा नहीं रहे हैं, उसको छिपाने की कोशिश करें। तो ऐसी जो चीजें होती है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़े रहते हैं, जो दबे हुए विचार होते हैं, दबी हुई इच्छाएं होती हैं, दबे हुए हमारे डर होते हैं। और ये जो विचार और जो भावना होती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव डालती हैं हमारे कॉन्शियस माइंड के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव ये डालती हैं, जो दबी हुई चीजें होती हैं वो। अब प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में इन्होंने बताया कि ये मन का, ये भी हमारे मन का एक हिस्सा होता है, और इसमें जितनी भी हमारी जो एक्टिविटी होती है, जो विचार होते हैं, वो हमारे इकट्ठे होते हैं, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए इकट्ठे होते हैं, फिर उसको भुला दिया जाता है। और कुछ हमारी जैसे कि इसमें प्री सबकॉन्शियस में कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हम स्वीकार नहीं करते, जो हमें परेशान करती है, जो हमारी पिछली मेमोरी है। ठीक है, तो वो पहुंचने से इनको रोकता है, यानी कि वो सारी की सारी चीजें जो है ना माइंड तक पहुंचने से रोकता है, और सारी का सारा जो मटेरियल होता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड में ले जाया जाता है, और मतलब कि सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में ले जाया जाता है, जो कि व्यक्ति जो है किसी भी चीज को याद करता है और उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यानी कि पिछली पता नहीं कितने साल की पड़ी हुई बातों को हम कभी कभी याद कर लेते, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई चीजें जो है वो कॉन्शियस में चली जाती हैं, हमें याद आ जाती हैं फिर वो चीजें। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं, ये जो सिद्धांत है, ये भी सिगमंड फ्राइड के द्वारा बनाया गया। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीनों प्रिंसिपल भी सिगमंड फ्राइड के द्वारा हमारे लिए गए हैं। और इसमें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस जो हमारे अनकॉन्शियस जो माइंड है उसके बारे में, उसकी जो स्टेज है, इस पे भी सबकॉन्शियस माइंड पे जो सारा का सारा जो काम किया, जो रिसर्च किया, वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा ही हमारा किया गया है, और सब जगह उसी के सिद्धांत जो है वो हम पढ़ते हैं। इसीलिए पर्सनैलिटी जो हमारी डायनेमिक होती है, क्योंकि हमारे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी कंडीशन में वर्क करते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो ये साइकोलॉजिकल थ्योरी आ जाती है हमारी इसमें आगे। साइकोलॉजिकल थ्योरी के अंदर दिस थ्योरी वाज डेवलपमेंट बाय द इसमें जो हमारे एरिक्सन्स होते हैं, एरिक एरिक्सन्स जो हमारे रिसर्चर होते हैं ना, तो उसके द्वारा ये दिया गया 1902 से लेकर 1994 में थ्योरी जो है ये हमारी विकसित हुई थी, यानी कि डेवलप जो है वो हुई थी। इट चैलेंज्ड फ्राइड थ्योरी दैट द पर्सनैलिटी द प्राइमरी एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग ऑफ द first 6 year and said that personality continue that develop over the entering life cycle. Individual develop a healthy personality by the mastering inner and outer damage, outer आ जाता है इसके outer जो हमारी डेंजर विद द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स। तो भाई इसने साइकोलॉजिकल थ्योरी के बारे में क्या बताया, जो हमारे एरिक एरिक्सन है उन्होंने 1902 से लेकर के 1994 के द्वारा ये के टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने इस थ्योरी को दिया था, और इन्होंने फ्राइड का जो सिद्धांत है ना उसको चैलेंज किया था। तो फ्राइड ने जो सिद्धांत बनाया था ना, चुनौती दी थी, जो व्यक्तिगत मुख्य रूप से हमारे जीवन के पहले जो 6 साल है उनमें स्थापित होता है। तो उन्होंने कहा था कि भाई पर्सनैलिटी जो है वो पूरे जीवन चक्कर में विकसित होता रहता है। तो जैसे सिगमंड फ्राइड ने तो अपनी थ्योरी में ये बोला कि भाई जो हमारा जो भी हैबिट्स है, जो भी चीजें, वो 6 साल तक हमारी जो है पूरी कंप्लीट बन जाती है इन्वायरमेंट के दौरान, वही चीजें आगे चलती है। बट ऐसा नहीं है, उन्होंने अपनी थ्योरी में बोला इरेक्सन ने कि ऐसा नहीं है, 6 साल तक हम अपने जीवन चक्कर में कभी भी अपनी हैबिट और अपनी अच्छी चीजें और इन्वायरमेंट जब भी उसको अच्छा मिलेगा तो चीजें अच्छी हो सकती है। तो इस चीज पे उन्होंने ऑब्जेक्शन करते हुए इसको चुनौती दी थी, यानी कि इस चीज को उन्होंने चैलेंज किया था कि भाई इस तरीके से जो ये सिद्धांत है ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से कोई भी इंसान जो है 6 साल तक उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, आगे जीवन भर लाइफ टाइम ये जो डेवलपमेंट है ये हमारा होता रहता है। ठीक है, और जो भी जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल डेवलप टू हेल्थी पर्सनैलिटी ऑफ द मिनिस्ट्रिंग, और जीवन मतलब कि एक इंसान जो है उसके जीवन की जो भी समस्याएं होती हैं वो हमारी पॉजिटिव जो है उसका सोल्यूशन ढूंढकर अपने अंदर के और जो बाहर के जो खतरे होते हैं ना उन पर काबू पाकर एक स्वस्थ पर्सनैलिटी जो है वो बनाई जा सकती है।
ठीक है। तो इनका कहना ये था कि भई हम अगर पॉज़िटिव समाधान ढूँढे किसी भी चीज़ का, अंदर और बाहर के जो डर हैं, उन पर अगर हम काबू पा लें, हम डरे ना किसी भी चीज़ से, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको निकाल दें, उन पर काबू पा लें, तो हम एक स्वस्थ व्यक्तित्व यानी कि एक अच्छी पर्सनैलिटी जो है वो अपनी बना सकते हैं और जो है निडर होकर अपना जीवन जी सकते हैं। तो यही बताया उन्होंने कि कभी भी अपनी पर्सनैलिटी जो है उसको डेवलप की जा सकती है। आगे देखते हैं। तो वही एरिक्सन के द्वारा ये हमारी पूरी की पूरी जो है टेबल दी गई है। एरिक्सन ने जो है 8 अपनी लाइफ स्टेज बताई हैं, तो 8 लाइफ स्टेज के अंदर इन्होंने बताया जैसे कि इसमें आ जाती है एज, स्टेज, सेंट्रल इश्यू और सिग्निफिकेंट रिलेशंस। तो वही इन्होंने जो है 0 से 18 तक जैसे कि मदर की बताई गई है इसके अंदर इन्होंने बताया कि 18 वर्ष की जो माँ होती है, ठीक है? तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर कौन-से इश्यूज़ रहते हैं, स्टेज कौन-सी होती है, ट्रस्ट वाज़ ऑफ द मिसट्रस्ट यानी कि विश्वास और अविश्वास का बनना, ठीक है? और इसमें टेस्टिंग ऑफ द ट्रस्ट ऑफ जो हमारी वर्दिंग चीज़ें होती है, इन्फैंट सिग्निफिकेंट्स अदर यानी कि जो बच्चा होता है, उसके करीबी लोगों की जो भरोसे करने की जो चीज़ें होती है, उनका टेस्ट जो है वो इसके अंदर रहता है और सिग्निफिकेंट जो होती है, वो जो संबंध होता है, वो मदर के साथ इसमें रहता है। और इसमें आ जाती है 18 महीने से 3 वर्ष से पहले का जो बचपन जो होता है, तो उसमें हमारी कौन-सी आ जाती है, सेम डाउट, शर्म, संदेह ये हमारी चीज़ आ जाती है, शेम और जो संदेह होता है वो हमारा आ जाता है। तो इसके अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण जो इंसान होता है उससे संबंध और व्यक्ति की जो क्षमताएँ होती हैं ना, उसके अंदर जो भी चीज़ें होती है सिग्निफिकेंट जो कि हम कैपेबिलिटी होती है, जो रिलेशंस होते हैं, वो चीज़ें देखी जाती हैं और पेरेंट्स इसमें जो रहते हैं, माता-पिता जो होते हैं, वो इसके अंदर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप रहते हैं। 3 से 5 ईयर का जो हमारा मिडल चाइल्डहुड होता है, यानी कि 3 से 5 साल बच्चे का जो बचपन जो होता है, तो उसके अंदर जो है इंटेटिव्स गिल्ट जो हो जाती है किसी भी तरीके की गलती या इस तरीके की चीज़ें होना, उसमें एबिलिटी कंप्लीट ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड तो बाहर की दुनिया से प्रतिस्पर्धा होना या फिर अपनी क्षमताओं का जो टेस्ट वगैरह होता है वो करना और उसमें बेसिक फैमिली आ जाती है, पूरा का पूरा परिवार 5 से 12 साल में का चाइल्डहुड के अंदर हमारी इंडस्ट्री आ जाती है, सारे के सारे उद्योगों की चीज़ आती है, गैंगिंग मिस्ट्री ऑफ द कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक हमारी जो चीज़ें होती है उनमें निपुण हो जाएगा बच्चा अच्छे तरीके से और ये चीज़ें स्कूल में सीखता है। 13 से 19 साल की आइडेंटिटी वर्सेस रोल डिफ्यूजन इसके अंदर आ जाता है, पहचान की सारी चीज़ें जो होती है डेवलप करता है, इसमें सेंस और पर्सनल आइडेंटिटी बनाता है बच्चा और इसके अंदर जो है काम करने वाला जो ग्रुप होता है, साथ में काम करने वाला वो आ जाता है 20 से 30 साल की उम्र के अंदर इनमें इंटीमेसी आइसोलेशंस आ जाता है, ठीक है? इंटीमेसी आइसोलेशंस जो है वो आत्मीयता यानी कि अलगाव जो हो जाता है वो हमारे इसके अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर जो व्यक्तिगत जो पहचान की भावना होती है वो हमारी बड़े बच्चा जो होता है वो उसकी मतलब कि जो इसमें होता है कि किसी से भी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठता बढ़ जाती है, यानी किसी से बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं और किसी एक दूसरे व्यक्ति से अपनी पहचान का जो है वो चीज़ें भी इसके अंदर बढ़ती है। फ्रेंड्स वगैरह जैसे दोस्त वगैरह बन जाते हैं, तो वो चीज़ें इसके अंदर आ जाएँगी, ठीक है? और 30 से 65 साल की जो उम्र होती है तो 30 से 65 साल की उम्र में सारी की सारी जो होती है वो जेंडर एक्टिविटी होती है इसके अंदर तो सारी और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाली जो हमारी चीज़ें होती हैं यानी कि सोशल वेलफेयर प्रमोटिंग जो हमारी चीज़ें होती हैं रचनात्मक जो ऊर्जा होती है वो उसमें निवेश करता है और पारिवारिक जो है वो सारी चीज़ें इसके अंदर जुड़ी हुई होती है। 65 साल की जो डेथ होल्ड होते हैं और उनकी क्या रहती है ईगो निराशा डिसअपियर हो जाती है और थोड़ा-सा ईगो और इंटीग्रिटी वाली चीज़ें इसमें रहती है। इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ द लाइफ एंड द हैज़ यूज़ ऑफ द वर्थ विल तो इसमें अपने जीवन का को जो सार्थक मानकर जो है स्वीकार कर लेना, ठीक है? मैनकाइंड और मानवता की जो चीज़ें होती है वो इसमें ज़्यादा होती हैं। यानी कि उस समय जो है उसमें इंसान अब कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो कितनी एज के हो जाए उन्हें इस चीज़ों का के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। बट ये एक स्टेज दी गई है परीक्षण के दौरान कि ज़्यादातर लोग जो हैं इसी पैटर्न के अनुसार जो है एज में चीज़ों में जो है डेवलप करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट इसमें कुछ और थ्योरी भी दी गई है जो कि कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर आ जाती है। तो इसमें जो दिया गया है यहाँ पर इसमें बताया इन्होंने क्वालिटी ऑफ वन प्रॉब्लम्स, ठीक है? क्वालिटी ऑफ वन प्रॉब्लम्स के अंदर इसमें आ जाता है सॉल्विंग एबिलिटी एंड द एबिलिटी ऑफ द क्रिएटिव इन मीटिंग लाइफ चैलेंज डिपेंड अपॉन ऑफ एबिलिटी टू थिंग्स। तो इन्होंने बताया कि कोई भी जो इंसान होता है ना उसकी समस्या को सुलझाने के लिए हमारी जितनी भी प्रकार की जो भी हमारी एबिलिटी होती है ना तो जीवन की में जो चैलेंज जो होते हैं तो चैलेंज का सामना करने के लिए बहुत सारी हमारी जो क्रिएटिव चीज़ें होती है ना तो उन क्रिएटिव तरीके से सोचना या क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को करना तो उसकी जो क्षमता हमारी एबिलिटी जो हमारे अंदर होती है ना तो उस पर निर्भर करती है। जीवन की समस्याएं आप ऐसे ही नहीं सुलझा सकते, उसके लिए आपका क्रिएटिव होना और क्रिएटिविटी की जो क्षमताएं होती है वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, यानी कि आपके अंदर समझदारी होनी जरूरी होती है कि आप अपनी समस्या का समाधान कैसे निकालें। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हु एवर विल कॉग्निटिव थ्योरी फोकस नैरोली ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इसमें इंटेलेक्ट एंड द रिसोर्सिंग अदर थ्योरीज सच ए इरेक्शंस इन्वॉल्व मच बॉर्डर रेंज ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस।
हालांकि इन्होंने बताया कि भाई जो कॉग्निटिव जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, तो उसमें इंटेलेक्चुअल यानी कि जो बुद्धि है, तर्क है और किसी भी तरीके का जो हमारा डेवलप है, उस पर ही ये चीज़ें जो है हमारी डिपेंड करती हैं। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सिंग ऑफ द थ्योरी, तो वही हमारा जो डेवलपमेंट है वो हमारी इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें होती है, बुद्धि जो होती है, सिद्धांत जो होती है, उन पर करता है। जबकि इरेक्शंस जो होते हैं, इरेक्शंस कौन है? हमारे जो रिसर्चर हैं, तो उनका जो सिद्धांत है उन्होंने बताया है कि भाई मच बॉर्डर रेंज ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि भाई मानव जो है, इंसान जो है, उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो उनकी एक जो हमारी श्रृंखला होती है, यानी कि जो रेंज होती है, बॉर्डर रेंज होती है, तो उनको भी ये शामिल करते हैं कि कोई किसी भी इंसान के जो अपने अनुभव होते हैं, तो वो ज़्यादातर जो हमारी जो बॉर्डर रेंज होती है, ह्यूमन एक्सपीरियंस जो होते हैं, वो ज़्यादा इसमें काम आते हैं। हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, तो एक इंसान के एक्सपीरियंस उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में काम आते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पर ही आप चीज़ों को आगे लेकर के चल सकते हैं। इसीलिए इन्होंने जो कॉग्निटिव थ्योरी जो इन्होंने बताई है, तो कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर जो स्विस हमारे हैं, जो स्विस से जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, और स्विच के साथ साथ जो जिन पियाजे हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, दोनों साइकोलॉजिस्ट के नाम है हमारे, स्विस साइकोलॉजिस्ट है और जैन पियाजे जो है वो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने 1896 या फिर 1980 के अंदर के जो बीच में जो हमारा प्रपोज 4 मेन स्टेज ऑफ द इंटेलेक्चुअल ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो भी हमारी बौद्धिक और जो हमारी जो कॉग्निटिव जो हमारा डेवलपमेंट है, तो उसके 4 मुख्य स्टेज जो है वो उन्होंने बताई है। तो पहली स्टेज इन्होंने कौन सी बताई है? 4 स्टेज के अंदर, तो 4 स्टेज के अंदर जो पियाजे पियाजे जो हमारे जो रिसर्चर हैं, तो उनके द्वारा हमारा जो डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो इन्होंने बताया। तो पहली में बताया है बर्थ टू 18 मंथ टू 5 से 6 ईयर। तो वे सबसे पहले इन्होंने बताया जन्म से लेकर 18 महीने और 18 महीने से लेकर 5 से 6 साल तक। तो इसमें क्या होता है? इसमें सेंसरी मोटर ऑफ द प्रोफेशनल्स, तो इसमें जो हमारा संवेदी जो हमारी सेंसरी मोटर जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो होती है, तो वो उसकी स्टेज इसमें पाई जाती है। और इसमें कन्वर्सेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द इमीडिएट एंड द पार्टल ईगो कंट्रैक्ट थॉट कैन नॉट अटेंड टू ऑल रिलेटिव ऑफ द डायमेंशंस ऑफ प्रॉब्लम। तो इसमें सारे के सारे जो हमारी जल्दी से होने वाले जो हमारे बोध होते हैं, उन पर नियंत्रण किया जाता है। आत्म केंद्रित जो चीजें होती हैं उन पर किया जाता है। जो समस्याएं होती है ना सारी की सारी, तो उन के जो चीज होती है, जो पूरे के पूरे आयामजन पूरे की पूरी जो चीजें होती हैं, उन पर सारा का सारा ध्यान दिया जाता है, सारी की सारी समस्याओं पर, ईगो पर। तो ये हमारी जो स्टेज होती है, ये हमारी रहती है 5 से 6 साल तक की। और 7 साल से लेकर के बच्चे के, और 12 से 13 साल तक के बच्चे में जो हमारी आ जाती है कंक्रीटली हमारी ऑपरेशनल चीजें इसमें आ जाती हैं। यानी कि किसी भी मतलब कि एक सॉलिड चीज के प्रति बच्चा जब क्रियाशील होता है, तो इसमें हमारी आ जाती है कंजर्वेशन ऑफ द क्वालिटी एंड नंबर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द वेट एंड वॉल्यूम। तो भाई इसमें जो क्वालिटी होती है, यानी कि जो गुण होते हैं, उनकी जो संख्या होती है, तो बच्चे के अंदर नंबर ऑफ किसी चीज से संरक्षण होना, भार, आयतन जो है, उन सारी सारी की चीजों, यानी कि वेट और वॉल्यूम जो होती है, उन सारी चीजों को लेकर के सारी की सारी क्वालिटी जो है बच्चे की वो देखी जाती है। फिर आ जाता है हमारा 14 ईयर्स अबो, यानी कि 14 साल से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे फॉर्मली ऑपरेशनल्स। तो फॉर्मली ऑपरेशंस का है, यानी कि औपचारिक तौर पर हम जिसको बोल देते हैं, तो वो चीजें इसमें आ जाएंगी। तो इसके अंदर वही लंबाई है, दूरी हमारी सारी की सारी, लेंथ है, डिस्टेंस है, एरिया ऑपरेशनल्स की हमारी जो चीजें हैं, किसी भी संख्या को लेकर मतलब कि एक सामान्य जो आधार जो लागू किया जाता है, यानी कि इसमें एक जनरल बेस जो बनाया जाता है, डिस्टेंस को लेकर के, लेंथ को लेकर के। तो ये सारे के सारे जो है मोर नंबर चीजें हमारी इसके अंदर रहती है। तो ये हमारी जो थ्योरी है, इन्होंने जो बनाई है थ्योरी, उसके आधार पर बनाया गया अभी किस किस एज में बच्चे जो है किस किस स्टेज से गुजरता है, कौन कौन सी चीजें इसमें रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के अंदर हमारा इसमें क्या आ जाएगा? ह्यूमनिस्टिक में आ जाती है मानवतावादी सिद्धांत जो हमारे रहते हैं वो। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में इन्होंने बताया व्हेन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फोकस अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इट इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म। और ह्यूमनिस्टिक लाइफ कार्ल रोज जो हमारे थे, या अब्राहिम मास्लो थ्योरी थी इसके अंदर। तो इसमें जितने भी हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, फ्राइड व्यू हैं, या फिर हमारे मैकेनिस्टिक नेचर ऑफ द ड्यूअलिज्म। तो इन्होंने बताया कि भी जब भी कोई व्यक्ति होता है ना, कोई भी जो व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी है, तो उसका जो डेवलप है, तो उसका जो ध्यान है ना, वो अपने विकास पर केंद्रित होता है। यानी कि कोई भी पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होता है, तो उसका जो डेवलपमेंट जब होगा, जब अपने पर ध्यान केंद्रित होगा, तभी तो वो डेवलप कर पाएगा ना। फोकस अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इट इज कॉल्ड ऑफ द, और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिज्म यानी कि उसको बोला जाता है मानवतावाद। ठीक है। और लाइक जैसे कि कार्ल रोजर्स आ जाता है इसमें, जो हमारा रिसर्चर है कार्ल रोजर है, अब्राहिम मास्लो है। तो ये जो है मानवतावादी जो फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड है, वो हाँ, उनके जो भी इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट थे, यानी कि अंदर के जो संघर्ष थे या व्यवहार को लेकर के, फ्राइड ऑफ द मैकेनिस्टिक नेचर जो बिहेवियर के दौरान था, यानी कि व्यवहार है, या फिर हमारी जितनी भी यांत्रिक जो भी हमारा जो नेचर है, तो उसको स्वीकार करते हैं। ये सारे के सारे जो है उन सभी चीजों को स्वीकार करते हैं। और उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि दे बिलीव दैट ईच पर्सन ऑफ क्रिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबल are free to choose of each
स्ट्रीव टू द फुलफिलमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इन सभी का मानना ये है कि भी प्रत्येक जो इंसान होता है ना, तो उसको क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक और जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रिएटिव होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसमें जो चुनाव जब करते हैं ना, किसी भी चीज को जब चूज करते हैं, तो उसमें क्या होती है, उसकी फ्री विल होती है कि भी उसको पूरी की पूरी स्वतंत्रता है कि वो किस चीज को चूज करेगा, किस चीज को अपनाएगा। ठीक है, तो चूज करने में फ्री विल उसको मिल जाती है, और प्रत्येक इंसान जो है ना, वो पूर्ण रूप से आत्म यानी कि इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब हो जाता है आत्म साक्षात्कार होना, अपने बारे में जाना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना, यानी कि अब आत्मबोध हो जाना। तो उसके लिए प्रयासरत रहता है। तो जीवन भर इंसान जो है, हर इंसान क्रिएटिव होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके पास पूरी फ्री विल होती है कि उसे क्या चुनना है, और फुलफिलमेंट होती है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त करने का सब, यानी कि ज्ञान प्राप्त क्यों करते हैं, मुक्ति कह दो उसको, या आत्मबोध कह दो, आत्म साक्षरता कह दो, तो इन सभी चीजों को पाने के लिए ही प्रयासरत रहता है। तो ये मानवतावाद है। मानवतावादी का मतलब जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, उसके अंदर यही चीजें आ जाती हैं। तो मानवता तभी आती है जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसी चीजें जो है उसको बढ़ाने में, उसको डेवलप करने में जब आप प्रयासरत रहेंगे। तो ये जो हमारी थ्योरी है, जो थ्योरी दी गई है हमारे अलग अलग रिसर्चर के द्वारा, जो ज्यादा थ्योरी है, इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शस, सबकॉन्शस, प्री कॉन्शस और अनकॉन्शस, ये हमारी जो थ्योरी है, ये फ्राइड के अनुसार सारे के सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, और बाकी दूसरे जो हमारे रिसर्चर हैं उनके द्वारा भी इसमें दी गई। तो ये जो थ्योरीज हैं हमारी पर्सनैलिटी को लेकर के, ये हमारी यहीं पर होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा यहीं से स्टार्ट होगा कल। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए